हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स, जिसमें हम सब इसके पहले वाले लेक्चर में समतल में गति का भूमिका परिचय देख चुके हैं ना। समतल में गति क्या होता है, मोशन इन 1D। तो आज हम इस पे थोड़ा सा जो आपका बेसिक पार्ट पढ़े हैं उस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्या करे थे, हल्का सा 1 मिनट केवल रिवीजन करते हैं। हमने कल देखा था कि जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता, यानी P1 से P2 तक पहुंचता है, मान लो इस तरीके से वो गति करता हुआ यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो ये जो होगा ये उसका विस्थापन होगा। और विस्थापन सदिश को हम किससे लिखते हैं, वेक्टर डेल्टा आर से। बात समझ में आ रहा है ना। और वेक्टर डेल्टा आर ये किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अगर ये आपका, क्योंकि ये द्विमीय गति पढ़ना है तो हम प्रयास करेंगे केवल आई और जे लेके चलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि द्विमीय गति का मतलब पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो x में चेंज होगा और वो y में चेंज होगा। तो जब पार्टिकल द्विमीय गति करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर यानी वेग सदिश, इसका दो हिस्सा होता है। एक x vx आई कैप प्लस vy जे कैप, आपने ये पढ़ा था ना। और vx आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आप पता है v निकालने का यही तरीका है dx अपान dt। तो यहाँ पर vx निकालने का यही तरीका होगा dx अपान dt, और vy निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, dy अपान dt। और अगर कभी dy अपान dt, और अगर कभी आपको बोला है कि उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r है, तब आप वेलोसिटी बताओ, उस केस में वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, dr अपान dt। तो जो dx अपान dt करते तो dx अपान dt करके क्या बोलोगे, dr अपान dt। बात समझ में, क्योंकि अब उसका जो पोजीशन है आपको वेक्टर फॉर्म में देना है, और इस वेक्टर r में x भी और इस वेक्टर r में y का भी गुणक है। ठीक है, तो चलो y का भी घटक है, x का भी घटक है। अब एक्सीलरेशन का अगर बात करना होगा तो एक्सीलरेशन, क्योंकि आपको पता है उसका एक्सीलरेशन दोष, क्योंकि जब पार्टिकल द्विमीय गति करेगा यानी उसका कुछ x में भी एक्सीलरेशन का घटक होगा और उसके एक्सीलरेशन का कुछ घटक y में भी होगा। तो हम उसे क्या लिखेंगे, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। और यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो a बराबर dv वेक्टर अपान dt। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप एक्सीलरेशन पूछेगा एक्सीलरेशन बता सकते हो, वेलोसिटी पूछेगा वेलोसिटी बता सकते हो, और उसका विस्थापन पूछेगा तो आप विस्थापन भी बता सकते हो। तो चलो चलते हैं, इसके हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपको ये थोड़ा और क्लियरेंस मिले। तो देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, किसी कण की स्थिति वेक्टर r बराबर 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप है, जहां t सेकेंड में व्यक्त किया गया है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि कण का vt यानी वेलोसिटी बताना है, at यानी एक्सीलरेशन बताना है। आप इसे ऐसे लिख लो, वेक्टर vt वेक्टर at। और दूसरा आपसे ये पूछा है, तो ध्यान से देखो आपको क्या दिया, चूंकि वेक्टर r बराबर आपको दिया है 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप, आपसे क्या पूछा है, वेक्टर vt निकालना है। तो वेलोसिटी आप कैसे, फर्स्ट बता रहे हैं वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, आप dr वेक्टर अपान dt करते हो, क्योंकि पोजीशन का टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो आपको वेक्टर r का वैल्यू कितना दिया है, तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर vt क्या लिखोगे, d बाई dt आप वेक्टर r, और वेक्टर r है कितना 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, d बाई dt आप इसका अलग डिफरेंशिएशन करोगे और आप इसका अलग डिफरेंशिएशन करोगे, तो यानी d बाई dt आप 3t आई कैप प्लस d बाई dt आप 2t स्क्वायर जे कैप। और आपको डिफरेंशिएशन पता होगा कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर से अगर कांस्टेंट होता है उसे आप बाहर लिख देते हो, तो यहाँ पर 3 आपका बाहर आ जाएगा और बचे कितना d बाई dt आप t और आई कैप प्लस यहाँ पर 2 बाहर आएगा और बचे कितना आपका d बाई dt आप t स्क्वायर जे कैप। तो कैसे करोगे इसे, 3 वैसे लिखोगे। अब t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्योंकि आपको पता है, आपको एक फार्मूला पता होगा डिफरेंशिएशन का कि d बाई dx ऑफ x का पावर n, जब भी x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है तो ये होता है n x पावर n माइनस 1, यानी पावर आगे आ जाता है और पावर a कम हो जाता है। तो जब आपको t का डिफरेंशिएशन करना होगा तो यहाँ पर क्या है, t का पावर 1 है, तो t का पावर 1 का अगर t के साथ में डिफरेंशिएशन करोगे, इसका पावर 1 है, पावर 1 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1। तो 1 इंटू t का पावर कितना हुआ 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 होता है वो कितना होता है 1। तो आप 1 में 1 का गुणा करोगे यानी 1 इंटू 1, तो t का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, और यहाँ पर आपका क्या है आई कैप।
प्लस है तो आप लगाओ प्लस, 2 ऐसे लिखो। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? अगर आपको टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसका पावर आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, तो 2 इंटू टी का पावर 2 में से 1 कम करोगे 1 आएगा, यानी आपका ये कितना आ जाएगा 2t, और आपको यहाँ पर लिखना क्या है जे कैप, तो कितना हुआ 3i कैप प्लस 2 दूनी 4 टी जे कैप। तो ये आपका क्या हो गया वेक्टर v, और आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर vt। वेक्टर vt इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेग सदिश है ये किस पे निर्भर कर रहा है, टाइम पे निर्भर कर रहा है, इसलिए आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। तो आपका वेक्टर vt आपने बताया। अब आपको क्या पूछा वेक्टर at, तो वेक्टर at कैसे निकालोगे? अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा वेक्टर vt। तो कैसे? तो डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर vt, अभी आपने देखा वेक्टर vt कितना है 3i कैप प्लस 4t जे कैप, तो कैसे करोगे? इसका अलग डिफरेंशिएशन कर दो, इसका अलग, क्योंकि जब प्लस माइनस होता है तो आप दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हो। तो डी बाई डी टी ऑफ कितना 3i कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t क्या जे कैप। तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो क्या हो जाएगा 0i कैप प्लस 4 कांस्टेंट लोगे और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? अभी आपने यहाँ पर देखा था t का डिफरेंशिएशन कितना हुआ था 1, और यहाँ पर जो t था तो इसके डिफरेंशिएशन को आपको कितना लिखा था 1। तो यहाँ पर भी जब आपने 4 कांस्टेंट लिया आपको केवल डिफरेंशिएशन करना होगा t का, और आपको पता है केवल t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो 0i कैप हम इसे लिखते नहीं है, 4 वैसे लिखो, और इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1, और यहाँ पर आपका केवल बचा j कैप, यानी एक्सेलेरेशन आपका जो बचा वो कितना आया 4 j कैप। इस प्रकार से आपने वेक्टर vt बता चुका और वेक्टर at बता चुका। फिलहाल ये तो टाइम पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट क्या है? आपसे क्या बोला है कि t बराबर 1 सेकंड पर vt का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो t बराबर 1 सेकंड, चूंकि वेक्टर vt है कितना 3i कैप प्लस 4t जे कैप। तो अगर t बराबर 1 सेकंड पर आपको बात करना है तो t बराबर 1 सेकंड पर कितना हो जाएगा? आप जहां t दिख रहा है वहां पर कितना रख दो 1 रख दो। तो जब t बराबर 1 सेकंड रखोगे तो वेक्टर vt कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर तो t है ही नहीं तो यहाँ पर t का नहीं रखोगे, जहां जहां t दिख रहा है वहां पर आप क्या रखना 1। तो ये वैसे लिखोगे 3i कैप प्लस 4 इंटू टी, और t की जगह 1 जे कैप। तो वेक्टर vt ये कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j k कैप। तो ये आपका वेक्टर भी हुआ, लेकिन आपसे ये पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा क्या है t बराबर 1 सेकंड पर vt का परिमाण व दिशा। तो परिमाण आपको जब कोई भी वेक्टर पता है उस वेक्टर का परिमाण आप कैसे निकालते हो? परिमाण निकालने के लिए हम केवल v लिखते हैं, वेक्टर का साइन हटा देते हैं। तो परिमाण निकालने के अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितना होता है 25, यानी कितना आ गया 5। यानी t बराबर 1 सेकंड पर जो वेग का परिमाण है वो कितना है 5, और दिशा निकालना है। ख्याल रख करो, आपको ये आप कॉपी कर चुके होगे। तो आप एक चीज ये देखे होगे क्या कि अगर मान लो कोई आपका ये वेक्टर है तो इसे आप अगर ये ax i कैप प्लस ay j कैप होता है तो ये वेक्टर x एक्सिस से कितना कोण बनाता है? तो क्या आपने देखा था वेक्टर में tan थीटा निकालने का तरीका क्या था? y वाला बटे x वाला करते हो, यानी ay बटे ax करते हो। तो सेम वैसे यहाँ पर देखो ये आपका vx है और ये आपका क्या है vy है। तो अगर आपको पूछा कि वेग मतलब जो वेग है उसका दिशा बताने के लिए आप एंगल बता देते हो। तो अगर जो वेग है वो x एक्सिस के साथ, मान लो ये आपका वेग है कैसे 3i कैप, मान लो x में कितना दूरी चला है 3, क्योंकि i कैप बता रहा है x वाला, और j कैप में 4 चला, यानी मान लो ये कितना 4। जब आप इसे मिलाओगे तो यही तो आपका वेक्टर भी होता है। तो अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो y बटे x, यानी v का y घटक बटे v का x घटक। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, v का y घटक कितना है, अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4, तो 4, और x घटक कितना है आपका 3। तो थीटा बराबर आप यहां से बोल सकते हो कितना tan इनवर्स 4 बटे 3, और ये होता है वैल्यू 53 अंश। कैसे ये वैल्यू 53 अंश हुआ, पहले आप इसे कॉपी करो फिर हम आगे बात करते हैं। हम देखते हैं 53 अंश और 27 अंश का मामला ना 37 अंश का। ध्यान से देखो, जैसे आपको ये पता होगा कि आप जब समकोण त्रिभुज पढ़ते हो तो वहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय में एक आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ते हो 3 4 5, पाइथागोरस स्त्री किसे बोलते हैं। तो अगर ये 3 होगा ये 4 होगा तो फिर ये क्या होगा 5 होगा। आगे पढ़ते हो ना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर, आप इसे याद रखना।
जब इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा जिसमें एक भुजा 3, एक भुजा 4, एक भुजा 5 होगा, उस प्रकार के त्रिभुज में, क्योंकि आपको पता है ये कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसके सामने वाला तो कोण 90 ही होगा। बाकी ये जो दोनों भुजा बचा, जो छोटा भुजा होगा यानी 3, उसके सामने कम कोण बनेगा यानी 37 अंश का, और एक आपका कोण है 53 अंश, तो 53 अंश किसके सामने बनेगा, जो बड़ी भुजा है 4, इसके सामने का जो कोण होगा वो आपका 53 अंश बनेगा। तो 4 के सामने जो कोण बनेंगे कितना होगा 53 अंश, और 3 के सामने जो कोण बनेंगे आपका कितना हो जाएगा 37 अंश। तो आप इस फिगर को याद रखना, 3 4 5, 3 के सामने 37 अंश और 4 के सामने बाकी, ये तो 90 अंश बनेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहने का मतलब, जैसे अगर यहाँ पर आपको साइन 37 अंश का वैल्यू चाहिए, कास 37 अंश का वैल्यू चाहिए, tan 37 अंश का वैल्यू चाहिए, या साइन 53 अंश का वैल्यू चाहिए, कास 53 अंश का वैल्यू चाहिए, और आपको tan 53 अंश का वैल्यू चाहिए, तो साइन 37 अंश का वैल्यू कहते हो, क्योंकि साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो 37 अंश का जब बात करना तो 37 के सामने वाला लंब 3 हुआ, और कर्ण आपका कितना हुआ 5। 37 के सामने वाला लंब होता थी आधार होता है, कास आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो यानी कितना आ जाएगा 4/5। तो कहीं भी अगर आपको 3/5 दिखा तो साइन में लिखना होगा, तो आप उसे कितना लिखोगे साइन 37 अंश। अगर आपको कहीं 4/5 मिला तो कास 37 अंश का वैल्यू, जैसे 1/2 मिलता है तो उसे आप क्या सोचते हो कि वो साइन 30 अंश का वैल्यू है, 1/2 साइन 30 अंश का वैल्यू होता है ना, तो वैसे ही साइन 37 अंश का वैल्यू 3/5 होता है, कास 37 अंश का वैल्यू 4/5 होता है, और tan 37 अंश, क्योंकि tan होता क्या है लंब बटे आधार, तो 37 अंश के सामने वाला लंब होगा और ये आपका आधार होगा, तो लंब कितना हुआ 3 और आधार कितना हुआ 4, तो 3/4 ये क्या हो जाएगा वैल्यू। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपको साइन 53 का वैल्यू लिखना, क्योंकि साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो 53 अंश का बात करना तो 53 अंश के सामने वाला लंब होगा, यानी 53 अंश के सामने पड़ा कितना 4, और कर्ण आपका कितना होगा 5। कास 53 में 53 अंश के सामने वाला लंब होता है आधार हो जाएगा, तो क्योंकि कास होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 है और ये 5, और tan 53 अंश के सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा, क्योंकि tan होता है ये लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना कोण के सामने वाला लंब होता है, तो 4/3। बात समझ आ रहा है ना। तो आप याद रखना, अब कैसे याद रखोगे इसे, साइन वाला और tan वाला आप याद रखो, बाकी कास वाला तो काम बन ही जाएगा। कैसे, साइन 37 कम अंश का वैल्यू पूछा है, तो अगर 37 कम है और 53 ज्यादा है, इतना तो बता सकते हो ना कि 37 कम है 53 ज्यादा है, तो अगर ये कम है तो ऊपर कम होगा यानी 3 होगा, और जब एंगल ज्यादा होगा तो ऊपर ज्यादा होगा यानी 4 होगा, याद रख लोगे। और बाकी साइन में कर्ण तो 5 होगा ही होगा, तो यानी जब साइन 37 का वैल्यू पूछेगा तो 37 कम अंश है तो आप 3/5 बोलोगे, और साइन 53 अंश का वैल्यू बोलेगा 53 बड़ा एंगल है उसके लिए आप 4/5 बोलोगे। और tan के लिए tan 37 अंश तो ये कम है, 37 कम होता है 53 बड़ा होता है, तो जब 37 अंश कम है तो 37 अंश का मान चाहिए तो कितना बोलोगे 3/4 यानी कम बटे ज्यादा, ऊपर कम बोलोगे, और जब 53 चाहिए तो ऊपर ज्यादा बोलोगे यानी 4/3 बोलोगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो tan 37 अंश का मान 3/4 और tan 53 अंश का वैल्यू 4/3। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू भी याद रखना कि आपको बहुत ज्यादा मिलता है। बात समझ में आ रहा है, तो आगे चला जाए, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं एक और वो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे कॉपी कर चुके हैं, हम इसे इरेज करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बोला कि किसी पिंड का स्थिति सदिश ये दिया है, आपको क्या दिया है वेक्टर आर, यानी स्थिति सदिश 4i कैप t स्क्वायर माइनस 5j कैप। तो क्या पूछा है, पिंड का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। आपको पता है अगर आपको पिंड का वेग बताना है यानी वेग सदिश बताना है तो आप क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर का टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, और अगर आपको एक्सीलरेशन बताना है आप वेलोसिटी वेक्टर का टाइम के सापेक्ष क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। ये बात आपको पता है ना। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर v बराबर होगा क्या, d/dt ऑफ वेक्टर r, और वेक्टर r का वैल्यू है कितना 4i कैप t स्क्वायर माइनस 5j कैप। बात समझ में आ रही है। तो कैसे करोगे, अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो, यानी 4d/dt ऑफ 4t स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करो और i कैप वैसे आप लिख दो, माइनस है तो आप माइनस लगाओ, d/dt ऑफ 5 का करो और j कैप आप वैसे लिखो। बात समझ में आ रहा है ना। तो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन का जब आप करते हो तो जो कांस्टेंट होता है उसे आप क्या कर लेते हो बाहर, तो 4 को आप बाहर कर लोगे, यानी जो डिफरेंशिएशन करना होगा वो किसका करना होगा, टी स्क्वायर का, और आई कैप तो आपको लिखना है माइनस
पांच कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 जे कैप, तो कितना हुआ 4। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 2t होता है, क्योंकि पावर आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा, जब दो में से एक कम करो कितना बचेगा 1, और यहाँ पर क्या है आई कैप, -0 करोगे वो तो कोई मतलब रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर कितना आया 4 दूनी 8 टी आई कैप, तो ये क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर, यानी उस कण का जो वेग सदिश होगा, उस कण का जो वेग होगा वह कितना होगा 8t आई कैप। अब आपको एक्सीलरेशन ही पूछा है, तो एक्सीलरेशन आप कैसे बताते हो, चूंकि एक्सीलरेशन वेक्टर यानी त्वरण सदिश आप कैसे निकालते हो, वेक्टर dv अपान dt, तो बताओ d बाई डी टी ऑफ वेक्टर v का वैल्यू आप जानते हो कितना है 8t आई कैप, तो कितना आ जाएगा 8t और आई कैप आप कैसे लिखोगे, तो 8 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 8 वैसे लिख दोगे और केवल आप t का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी d बाई डी टी ऑफ t और i कैप आप वैसे लिखोगे, 8 वैसे लिखो और t का डिफरेंशिएशन 1, आपको पता है ना x का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन ये कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 i कैप, और इसका गुणा करोगे 8 1 के 8 i कैप, तो ये क्या हुआ वेक्टर a बराबर 8 i कैप। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ये बात। तो अब बताओ आगे चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो आप इसे कॉपी करो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, तो एक सिंपल क्वेश्चन और कर लेते हैं वहां पर, जिसमें आपका कोण भी पूछा हो यानी वेग की दिशा पूछा हो, और आपको पता है ना वेग की दिशा आप कैसे बताते हो, जब आप वेक्टर v लिखते हो यानी वेग को लिखते हो तो वेग दो तरीके से लिखते हो, एक vx i कैप प्लस एक vy j कैप, इसी तरीके से लिखते हो। तो अगर यहाँ पर आपको वेग का दिशा बताना होगा तो वेग x एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, केवल आप ये कोण बता दोगे तो आपका क्या हो जाएगा दिशा हो जाएगा। तो मान लो कि यह वेग जो है वो आपका x एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो जब आप एक फिगर बना लो अपने मन से तो ये आपका वी वाई हो जाएगा, ये आपका वी एक्स हो जाएगा, मान लो ये थीटा है तो कितना होता है, और आपको पता है वैसे भी tan थीटा बराबर वी वाई अपान वी एक्स होता है, तो यहाँ से अगर आप कोण बता दिए यानी आपने क्या बता दिया उसका दिशा बता दिया। तो चलो हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है कि किसी कण की स्थिति वेक्टर r इस तरीके से दिया है 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और ये मीटर में, यहाँ पर जहां जहां आपको t दिख रहा है वो सेकंड में है, और जो आपका विस्थापन है यानी ये आपका पोजीशन वेक्टर r, इसका परिमाण यानी r इसको किस में लिया गया मीटर में लिया गया है। तो आपको क्या बताना है कण का वेग और त्वरण, तो आपको बताए वेग कैसे बताते हो dr अपान dt, पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे यानी स्थिति सदिश का समय के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलता है वेग सदिश मिलता है। तो बताओ यहाँ से कैसे हो जाएगा, वेक्टर b बराबर d बाई डी टी आप वेक्टर r, और वेक्टर r का वैल्यू है कितना 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन करो इसका अलग डिफरेंशिएशन करो, तो यानी d बाई डी टी आप 2t i कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर जे कैप, बात समझ आ रहा है। तो बता दो कांस्टेंट ही तो बाहर आ जाएगा, केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा यानी d बाई डी टी आप क्या हो जाएगा t i कैप प्लस 3 बाहर लो d बाई डी टी आप क्या t स्क्वायर जे कैप, बात समझ आ रहा है। तो कितना जगह 2 t का डिफरेंशिएशन 1, अब तो याद हो चुका होगा ना जब t का पावर 1 होता है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया और i कैप तो लगाना ही है प्लस 3 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, पावर 2 है आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा। आपको ये बताना x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n आगे आता है, x पावर n माइनस 1 पावर 1 कम हो जाता है, तो जो पावर हमने इसे आगे लिखा और 2 में से 1 कम किया 1, तो पावर 1 लिखते नहीं है, और यहाँ पर क्या हुआ j कैप, तो कितना हो जाएगा जब 2 में 1 का गुणा करो 2 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 i कैप प्लस 3 दूनी 6 j कैप, ये आपका क्या हो गया वेक्टर v। तो सॉरी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 6t j कैप, बात समझ आ रहा है ना। तो आपको ये कण का वेग मिला और अभी आपको त्वरण भी चाहिए। अब देखो तो a आप कैसे बताओगे वेक्टर है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर a आप कैसे निकालते हो वेक्टर dv अपान dt, तो वेक्टर a बराबर कितना हुआ d बाई डी टी आप वेक्टर v, और वेक्टर v का वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाला कितना 2i कैप प्लस 6t j कैप, तो कितना आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ 2i कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ 6t जे कैप, तो दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
आई कैप प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर लोगे, केवल आपको जो डिफरेंशिएशन करना होगा वो कितने का करना होगा, टी का। तो ये तो आप लिखोगे नहीं जीरो के साथ, ये कितना आ जाएगा 6 वैसे लिखोगे और टी का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं और ये आपका क्या हो जाएगा 6j कैप। यानी जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो केवल क्या मिला 6j कैप, यानी पूरा एक्सीलरेशन आपका क्या है वाई एक्सिस में, और यहाँ पर आपका कुछ एक्स एक्सिस में भी वेग होगा और कुछ वाई एक्सिस में वेग होगा। एक्स एक्सिस में वेग नहीं बदल रहा है क्योंकि देखो जो एक्स एक्सिस का वेग है वो टाइम पे निर्भर नहीं कर रहा है, अगर टाइम पे भी निर्भर करता तो अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग आता, लेकिन जो वाई एक्सिस वाला घटक है ये टाइम पे निर्भर कर रहा है। टी बराबर 1 रखोगे 6 आएगा, टी बराबर 2 रखोगे 12 आएगा, टी बराबर 3 रखोगे 36 18 आएगा, यानी वाई एक्सिस में वेलोसिटी बदल रहा है और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। तो आपका कण का वेग और त्वरण हुआ। फिर आपसे क्या पूछा, टी बराबर 4 सेकंड में वेग का परिमाण। तो सबसे पहले आपको वेग का फार्मूला पता है, मतलब वेग का इक्वेशन पता है कि आपको वेग कैसे निकालना है, किसी भी टाइम पे जिस टाइम पे निकालना है वहां पर बस केवल टाइम का वैल्यू ले जाके रखना है। अगर आपको टी बराबर 4 सेकंड में चाहिए तो यहाँ पर टी बराबर 4 सेकंड रख दो, तो हम क्या करते हैं बी वाला पार्ट, टी बराबर 4 सेकेंड में क्या वेक्टर v बराबर कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 6t और t का वैल्यू है कितना 4 j कैप। तो वेक्टर v बराबर कितना होगा 2 आई कैप प्लस 6 चौक 24 कितना j कैप। आपसे ये भी नहीं पूछा था, आपसे पूछा वेग का परिमाण, और वेग का परिमाण बताने के लिए आपको क्या, क्योंकि अगर आपको कोई भी वेक्टर पता है उस वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए आपको वेग का परिमाण बोला, यानी वेक्टर v का परिमाण। और ये आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वेक्टर v का परिमाण कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 दूनी 4, और जब 24 का स्क्वायर करोगे 24 गुणे 24 4 6 16 4 दूनी 8 1 9 और 24 दूना 48, तो कितना हुआ 6 8 8 16 17 576, तो कितना हो जाएगा ये 500 कितना 80, और 580 अगर आपको अंडर रूट 580 का वैल्यू कितना होगा आप बताना होगा, तो कैसे करोगे 580 2 से काटो, 2 दूनी 4 दोनों 18 0 2 1 के 2 2 चौके 8 2 25 10, अब 4 1 5 5 10, फिर ये 5 से ही कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, यानी 29 1 29, तो 2 बस 1 बाहर आएगा और अंडर रूट 29 गुणे 5, यानी अब ये 145 आपका पूरा का उसी में रह जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो चलो ये आपका क्या हुआ वेग का परिमाण हुआ। फिर आपसे क्या पूछा है t बराबर 4 सेकंड में कण के वेग की दिशा। आपको पता है कि कण के वेग की अगर दिशा पूछा है तो जो वेग है आपका वो 4 सेकंड में वेग आया कितना इतना, और जब वेग पता है तो दिशा बताने के लिए आप केवल एंगल बताते हो। तो एंगल बताने के लिए क्या माना, वेग कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा कोण बनाता है, तो केवल आप tan थीटा बताओ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है वी वाई अपान वी एक्स, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा वी वाई, ये आपका वी एक्स होता है ये आपका वी वाई होता है, क्योंकि वेक्टर v का यही इक्वेशन है ना, तो ये x वाला घटक है इसका y वाला घटक है, तो वेलोसिटी का y वाला घटक कितना है 24 और x वाला घटक कितना है 2, तो tan थीटा बराबर कितना होगा 12 दूना 24, तो यहाँ से थीटा बताना होगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 12। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम न्यूमेरिकल बस इतना, इसके ऊपर आपका बेसिक न्यूमेरिकल हुआ। तो कल हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम वहां पर देखेंगे 2-3 तरीके का प्रोजेक्टाइल देखेंगे कि जब किसी वस्तु को आप जमीन से जमीन पर फेंको, जब किसी वस्तु को आप कुछ ऊंचाई से फेंके उसका पाथ क्या होगा, वो कितने टाइम पे जाके ग्राउंड पे हिट करेगा, उसका प्रोजेक्टाइल कितना होगा, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, आप किस एंगल पे फेंकोगे कि वो सबसे मैक्सिमम दूरी कवर करे। तो ये सही बातें हम वहां पर अपना डिस्कशन करेंगे। तो आज फिर यही तक करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।